मैं डॉक्टर अली इमाम, राजनीति विज्ञान विभाग, डीएवी पीजी कॉलेज, सिवान। छात्रों, आज की चर्चा का विषय है सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय कानून के कौन कौन से विषय हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय कौन कौन से हैं, अर्थात इस विधि के द्वारा अधिकार एवं कर्तव्य किन्हें सौंपे गए हैं, यह एक विवादास्पद प्रश्न है। इस प्रश्न के संबंध में मुख्य रूप से 3 विचारधाराएं प्रस्तुत की गई हैं। सर्वप्रथम विचारधारा के अनुसार, जिसे परंपरागत विचारधारा भी कहते हैं, जो राज्य और सिर्फ राज्य को अंतर्राष्ट्रीय कानून का सब्जेक्ट मानता है। अंतर्राष्ट्रीय विधि में प्रचलित मोनेस्टिक थ्योरी के अनुसार राज्य केवल विधि की कल्पना है। इसलिए इस विचारधारा के मानने वाले यह विचार व्यक्त करते हैं कि राज्य के अधिकार और कर्तव्य आखिरकार व्यक्ति के ही अधिकार और कर्तव्य होते हैं। अतः व्यक्ति ही अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय समझे जाने चाहिए। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का दूसरी विचारधारा है। तीसरे विचारधारा के अनुसार वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अधिकांश लेखक एवं विधिवेत्ता इन दोनों चरम सिद्धांतों के मध्य का मार्ग अपनाते हैं। उनके अनुसार यूं तो राज्य ही सामान्यतः अंतर्राष्ट्रीय कानून के विषय होते हैं, परंतु कुछ परिस्थितियों में व्यक्ति और कुछ अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को अंतर्राष्ट्रीय कानून के विषय के रूप में स्वीकार किया जाता है। जैसा कि संकेत किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के परंपरागत विचारधारा के अनुसार केवल राज्य ही अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय क्षेत्र है। यह विचारधारा 20वीं सदी के शुरू तक के काल में सर्वमान्य थी। यद्यपि आगे चलकर इस विचारधारा की आलोचना होने लगी, फिर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आज भी मुख्यतः राज्य को ही अंतर्राष्ट्रीय कानून के विषय के रूप में स्वीकार किया जाता है, भले ही उसे अकेला विषय के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता। छात्रों, केवल राज्य को ही अंतर्राष्ट्रीय कानून के विषय के रूप में स्वीकार करने वालों की मान्यता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून संप्रभु राज्यों के बीच के आपसी संबंधों को नियमित करने के उद्देश्य से ही उनके द्वारा, अर्थात राज्यों के द्वारा विकसित विधि व्यवस्था है। अपने पारस्परिक संबंधों को व्यवस्थित एवं नियंत्रित करने के लिए ही राज्यों द्वारा उसे विकसित किया, न कि व्यक्तियों द्वारा अपने पारस्परिक संबंधों के संचालन के लिए उसको विकसित किया। अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियमों के विकास के साथ उन्हें बनाए रखने का दायित्व भी राज्यों पर है। छात्रों, वर्तमान समय में ट्रीटीज एंड कन्वेंशंस अंतर्राष्ट्रीय विधि के सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत हो गए हैं। लॉ मेकिंग ट्रीटीज को राज्यों के द्वारा ही
संपन्न किया जाता है। बिना राज्यों की सहमति के अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियमों के निर्माण का प्रश्न ही नहीं उठता। संधियों का पालन करने का दायित्व भी राज्यों पर है। यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रथागत नियम भी राज्यों की सहमति से ही विकसित होते हैं। छात्रों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सदस्य भी केवल राज्य ही होते हैं। परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों के समक्ष प्रस्तुत होने का अधिकार केवल राज्यों को ही प्राप्त है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में यूं तो व्यक्ति भाग लेते हैं, परंतु वास्तव में वे व्यक्तिगत क्षमता के चलते नहीं, बल्कि राज्य की प्रतिनिधि के रूप में भाग लेते हैं। अंत में वर्तमान समय में विश्व का शायद ही कोई ऐसा भाग हो जिस पर किसी न किसी रूप में किसी संप्रभु राज्य का नियंत्रण न हो। इस तरह विश्व के प्रत्येक भाग के मनुष्य किसी न किसी संप्रभु राज्य के नागरिक होते हैं। वे मनुष्य उस राज्य के विषय होते हैं। ऐसी स्थिति में संप्रभु राज्य के परे विश्व के किसी भी भाग या किसी भी मनुष्य पर अंतर्राष्ट्रीय कानून को या अंतर्राष्ट्रीय कानून का नियंत्रण या क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं होता है। स्वाभाविक रूप से केवल संप्रभु राज्य को ही अंतर्राष्ट्रीय कानून के विषय के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। छात्रों, जोसेफ जैसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के लेखकों एवं विधिवेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के विषय के संबंध में परंपरागत विचारधारा पर प्रहार करते हुए यह बताने का प्रयत्न किया है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियमों एवं राज्यों के व्यवहारों से इस बात का आभास मिलता है कि राज्यों के अतिरिक्त व्यक्ति एवं कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी अंतर्राष्ट्रीय कानून के विषय हैं। इस मत के पक्ष में निम्न परिस्थितियों का उल्लेख किया जा सकता है। उन परिस्थितियों में व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय कानून के विषय होते हैं। सर्वप्रथम हम राज्यविहीन व्यक्तियों तथा दोहरी या बहुराष्ट्रीयता रखने वाले व्यक्तियों का उदाहरण पेश कर सकते हैं। यदि जर्मन बाप तथा भारतीय माता का कोई बच्चा ब्रिटिश जहाज पर पैदा होता है तो वैसी स्थिति में उस बच्चे को बहुराष्ट्रीयता प्राप्त हो जाती है और यह निर्धारित करना मुश्किल हो जाता है कि वह अन्य रूप से जर्मन नागरिक है, भारतीय नागरिक है या ब्रिटिश नागरिक है। श्रीलंका में बसे भारतीय मूल के लोगों का उदाहरण लिया जाए। श्रीलंका की सरकार भारतीय मूल के वैसे श्रीलंका की निवासियों में से हजार को
अपना नागरिक मानने के लिए तैयार नहीं। दूसरी ओर चूंकि यह लोग भारत छोड़कर श्रीलंका बहुत पहले जा बसे, इसलिए भारत भी उन्हें भारतीय नागरिक के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं। ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को स्टेटलेस पर्सन कहा जाता है, बहुराष्ट्रीयता वाले। इसके साथ साथ ये भी हम कहना चाहते हैं कि बर्मा से या बर्मा में रोहिंग्या मुसलमानों के साथ जो बर्बरता हुई, नृशंस हत्या हुई, जिसके चलते रोहिंग्या मुसलमान पलायन करके बांग्लादेश की तरफ आए। बर्मा का कहना है कि वे हमारे यहाँ के नागरिक नहीं हैं, बहुत पहले आकर यहाँ बस गए हैं, इसलिए इनको हम नागरिक नहीं मानते। दूसरी तरफ बांग्लादेश भी इन रोहिंग्या मुसलमानों को अपना नागरिक मानने से इनकार करता है। ऐसी परिस्थिति में 40 लाख रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश के विभिन्न कैंपों में अपनी अमानवीय दशा में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये भी ध्यान देने की बात है। और ये भी स्टेटलेस या राज्यहीन व्यक्ति हैं। बहुराष्ट्रीयता वाले लोगों या ऐसे राज्यहीन लोगों के जीवन एवं संपत्ति की रक्षा कोई विशेष राज्य के द्वारा नहीं होगी और किसी विशेष राज्य की विधि उन पर लागू नहीं होगी। अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियम ऐसे लोगों पर लागू होते हैं और उन्हीं नियमों के माध्यम से उनके जीवन एवं संपत्ति की रक्षा होती है। दूसरे, अंतर्राष्ट्रीय विधि के व्यक्ति के अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय के रूप में रूपांतरण के संबंध में हम वार क्राइम्स का भी उदाहरण ले सकते हैं। युद्ध अपराधी, युद्ध में भाग लेने वाले वैसे व्यक्तियों को कहा जाता है जो वैसे अपराध करने का दोषी पाए जाएं, जिन्हें युद्ध अपराधी की संज्ञा दी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्थापित नियमों एवं सिद्धांतों के अंतर्गत जो व्यक्ति अवैसे, अनावश्यक एवं क्रूर युद्ध की योजना तैयार करने, उसके संचालन के उत्तरदायित्व पाए जाते हैं, जिसके चलते जान माल की भारी क्षति होती है, तो पकड़े जाने पर वैसे व्यक्तियों को युद्ध अपराध के लिए सजा दी जा सकती है। स्पष्टतः युद्ध संबंधी सामान्य नियमों का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति युद्ध अपराधी कहा जाता है। अब पकड़े जाने पर उसे युद्धबंदी न मानकर युद्ध अपराधी माना जाता है। ऐसे व्यक्तियों के संदर्भ में प्रत्यक्ष रूप से अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियम लागू होते हैं। न्यूरमबर्ग तथा टोक्यो ट्रायल्स के द्वारा क्रमशः जर्मनी तथा जापान के युद्धबंदियों को दंडित किया जाना इस बात का प्रमाण है कि व्यक्तिगत रूप से सैनिकों को युद्ध अपराध के लिए दोषी ठहराया गया और दंडित किया जा सकता है। न्यूरमबर्ग तथा टोक्यो ट्रायल्स ने यह सिद्धांत भी प्रतिपादित कर दिया कि क्राइम्स अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉ आर committed by man and only by punishing individuals who committed
such crimes, the provisions of international law can be enforced. छात्रों, युद्ध अपराध से संबंधित न्यूरेमबर्ग तथा टोक्यो ट्रायल्स के नियमों को संहिताबद्ध करने के लिए इंटरनेशनल लॉ कमीशन ने भी कदम उठाया तथा यह सिद्धांत स्थापित हुआ कि कोई भी व्यक्ति यदि युद्ध संबंधी अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियमों का उल्लंघन का दोषी पाया जाएगा तो उसे सजा दी जा सकती है और वह व्यक्ति इस आधार पर मुक्ति नहीं पा सकता कि उसने अपनी सरकार या अपने वरिष्ठ सैनिक अधिकारियों के आदेश के अनुसार ऐसा किया है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि आज भी युद्ध में विजयी राज्य युद्ध अपराध के लिए व्यक्तियों के साथ मनमाने व्यवहार करते हैं और उनके साथ सलूक करने के में वे नियमों के साथ अपनी 100% प्रतिबद्धता प्रदर्शित नहीं करते। परंतु इतना तो अवश्य कहा जा सकता है कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय कानून के विकास की प्रवृत्ति निश्चित रूप से वार क्राइम्स से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियमों को लागू करने की ओर है तथा विश्व जनमत भी इसका पक्षधर होता जा रहा है। तीसरे, उस समय भी व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय कानून के विषय होते हैं जब वे युद्धबंदियों से संबंधित होते हैं। युद्धबंदी वैसे सैनिक एवं सैनिक अधिकारी को कहा जाता है जो युद्ध में संलग्न रहने के समय दूसरे युद्धरत राष्ट्र के द्वारा पकड़े जाते हैं। यह एक वास्तविकता है कि ऐसे युद्धबंदी किसी एक या एक से अधिक राज्यों के हिरासत में ही रहते हैं, परंतु उन्हें बंदी बनाए जाने वाला राज्य उनके प्रति अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियमों को ही लागू करता है। 1907 की हेग रेगुलेशंस तथा 1949 में जेनेवा कन्वेंशन द्वारा प्रतिपादित नियमों को ही युद्धबंदियों के संबंध में लागू किया जाता है। एक या एक से अधिक देश की राष्ट्रीय विधि व्यवस्था के नियमों को नहीं। चौथे, वैसी परिस्थिति में भी व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय कानून के विषय के रूप में स्वीकार किए जाते हैं जब एक राज्य की ओर से किसी दूसरे राज्य के विरुद्ध जासूसी करने के दोषी पाए जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को यूं तो राज्य के द्वारा पकड़ा जाता है और उन्हीं के द्वारा दंडित किया जाता है, परंतु वे राज्य उनकी जांच करने, उन्हें दंडित करने के कार्य अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्राधिकार के अंतर्गत ही करते हैं। पांचवें, पायरेसी को भी अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत एक अपराध के रूप में लंबे समय से स्वीकार की जाती रही है और इस प्रकार पायरेट्स भी अंतर्राष्ट्रीय कानून के विषय हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसा तर्क देते हैं कि पायरेट्स अंतर्राष्ट्रीय कानून के विषय न होकर राष्ट्रीय विधि के विषय होते हैं। इसका कारण यह है कि विभिन्न राज्य केवल समझौता करके
पारस्परिक आधार पर ऐसे अपराधों के रोकथाम के लिए क्षेत्राधिकार संबंधी कुछ अधिकार प्रदान कर देते हैं। परंतु जैसा कि लॉटरपैक्ट ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राज्य के व्यवहार से यह स्पष्ट होता है कि यह मात्र पारस्परिक रियायत का परिणाम नहीं है। जोसेफ ने भी जोरदार ढंग से यह तर्क दिया है कि पायरेसी के संबंध में व्यक्ति ही अंतर्राष्ट्रीय कानून के विषय होते हैं। छठे, अनेक अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों के द्वारा विभिन्न प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय अपराध के रोकथाम के लिए जो व्यवस्थाएं की गई हैं, उनके अनुसार अनेक अपराध के लिए व्यक्तिगत दायित्व को स्वीकार किया गया है। बच्चों के प्रति अनैतिक व्यवहार, दास्ता व्यापार पर प्रतिबंध, वायुयान पर किए गए अपराध से संबंधित नियम तथा वायुयान के अवैध अपहरण के दमन संबंधी नियम से संबंधित अनुबंध विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वर्तमान समय में बहुत सारी संधियां एवं अनुबंधों के द्वारा व्यक्तियों के अधिकारों एवं कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। 1948 में साधारण सभा द्वारा स्वीकृत कन्वेंशन ऑफ जेनोसाइड 1948 में ही साधारण सभा द्वारा स्वीकृत ह्यूमन राइट्स चार्टर आदि के द्वारा अपने ही राज्य के विरुद्ध व्यक्ति के अधिकारों एवं विशेषाधिकारों की स्वीकृति प्रदान की गई। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन का एक मुख्य उद्देश्य अपने ही राज्य के अतिक्रमण के विरुद्ध मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करना है। स्पष्टतः अंतर्राष्ट्रीय संगठनों एवं संस्थाओं के विकास के चलते भी व्यक्ति उत्तरोत्तर अंतर्राष्ट्रीय कानून का विषय बनता जा रहा है। सातवें, कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं संस्थाएं भी अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय के रूप में प्रतिष्ठित हुई हैं। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों एवं संस्थाओं में यूएनओ, आईएलओ, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन आदि का नाम लिया जा सकता है। यद्यपि उन्हें राज्यों की तरह प्रादेशिक क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है, परंतु उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत अधिकार एवं क्षेत्राधिकार प्राप्त है। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा उठाए गए कदमों से व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व प्राप्त होने में भी सहायता मिलती है। छात्रों, इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय कानून के विषय की अब तक की चर्चा से यह स्पष्ट हो जाता है कि धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियमों के विकास के क्रम में व्यक्ति भी इस विधि का विषय या सब्जेक्ट होता जा रहा है। वर्तमान समय में राज्यों के अलावा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं एवं व्यक्ति भी अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय बन गए हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय
कानून के परंपरागत परिभाषा मान्य नहीं रह गई है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून राज्यों के मध्य की विधि है। वस्तुतः अंतर्राष्ट्रीय विधि आज प्रत्यक्षतः अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं एवं व्यक्तियों से भी संबंधित हो गई है। यद्यपि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आज भी राज्य ही इसके मुख्य विषय हैं। धन्यवाद।